नाइटिंगेल बाय क्रिस्टीन हैना, चैप्टर 33। इजाबेल की आंख खुली तो वो एक लकड़ी की कुर्सी से बंधी हुई थी। उसके हाथों और पांव के गिर्द रस्सी कसकर बंधी हुई थी, इतनी सख्त कि गोश्त में धंस गई थी और वो हिल भी ना सकती थी। उसकी उंगलियां सुन्न हो चुकी थी। छत से एक तन्हा बल्ब लटक रहा था जिसकी रोशनी ने अंधेरे में सिर्फ एक मखरूती दायरा बनाया हुआ था। कमरे में फफूंदी, पेशाब और पत्थरों में से रिसते हुए पानी की बदबू फैली हुई थी। कहीं सामने किसी ने दिया सलाई जलाई। इजाबेल ने आवाज की खड़खड़ाहट सुनी, सल्फर की बू महसूस की और सर उठाने की कोशिश की, लेकिन हरकत इतनी तकलीफदेह थी कि उसके मुंह से बेख्तियार एक सिसकी निकल गई। गुड, किसी ने कहा। तकलीफ हो रही है? गुस्तापो। वो आदमी अंधेरे से एक कुर्सी घसीटता हुआ निकला और उसके सामने बैठ गया। तकलीफ, उसने सादा लहजे में कहा, या बगैर तकलीफ के? इंतखाब तुम्हारा है। तो फिर बगैर तकलीफ के, इजाबेल ने जवाब दिया। उसने जोर से मारा। खून उसके मुंह में भर गया, धात जैसा जायका। वो खून उसकी ठोड़ी से बहने लगा। 2 दिन, उसने सोचा, सिर्फ 2 दिन। उसे सिर्फ 48 घंटे बर्दाश्त करना थे, सवालों के जवाब दिए बगैर। अगर वो ऐसा कर पाती, अगर टूटती ना, तो उसका बाप, गायतान, हेनरी, दीदिये, पॉल और अनोक खुद को बचा सकते थे। वो जल्द जान जाएंगे कि वो गिरफ्तार हो चुकी है, अगर जान न चुके हों। एडवार्डो खबर फैला देगा और फिर रूपोश हो जाएगा। यही उनका मंसूबा था। नाम, उसने अपनी जेब से एक छोटा नोटबुक और पेंसिल निकालते हुए पूछा। खून उसकी ठोड़ी से उसकी गोद में टपक रहा था। जूलियट जर्वेस। लेकिन तुम्हें पता है, मेरे कागजात तुम्हारे पास हैं। हमारे पास कागजात हैं जिन पर तुम्हारा नाम जूलियट जर्वेस लिखा है। ये दुरुस्त है। तो फिर पूछने का क्या मतलब? तुम असल में कौन हो? मैं वाकई जूलियट हूँ। कहाँ पैदा हुई? उसने सुस्ती से पूछा, अपने चमकते नाखूनों को देखते हुए। नीस में। और यूर्गन में क्या कर रही थी? मैं यूर्गन में थी, इजाबेल ने हैरानी से कहा। ये सुनकर वो सीधा होकर बैठा। उसकी नजरें दिलचस्पी से इजाबेल की तरफ लौट आईं। तुम्हारी उम्र क्या है? 22 साल, या शायद करीब करीब। अब तो सालगिरह की अहमियत ही नहीं रही। तुम कम उम्र लगती हो। मैं खुद को बूढ़ी महसूस करती हूँ। वो आहिस्ता आहिस्ता उठा और इजाबेल पर झुकाया। तुम नाइटिंगेल के लिए काम करती हो, मुझे उसका नाम बताओ। वो नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मुझे परिंदों के बारे में कुछ मालूम नहीं। चांटा अचानक आया, इतना जोरदार कि उसका सर एक तरफ झटके से गया और कुर्सी की पुष्ट से जा टकराया। मुझे नाइटिंगेल के बारे में बताओ। मैंने तुम्हें बताया। इस बार उसने लोहे के फिटकारने वाले पट्टे से उसके गाल पर मारा, इतने जोर से कि जिल्द फट गई और खून बहने लगा। वो मुस्कुराया और फिर बोला, नाइटिंगेल। इजाबेल ने जितनी ताकत से मुमकिन था थूकने की कोशिश की, मगर वो खून का एक लोथड़ा बनकर उसकी गोद में गिर गया। उसने अपनी बीनाई साफ करने के लिए सर हिलाया और फौरन पछताई। वो फिर उसकी तरफ बढ़ रहा था, आहिस्ता आहिस्ता खून आलूद पट्टे को अपनी हथेली पर मारते हुए। मैं हूं रिटमाइस्टर श्मिड, एम्बॉज में गुस्तापो का कमांडेंट, और तुम हो? ये मुझे मार डालेगा, इजाबेल ने सोचा। उसने रस्सियों के खिलाफ मुजाहिमत की, सांस तेज हो गई। उसे अपने ही खून का जायका महसूस हुआ। जूलियट, उसने सरगोशी की। दिल से चाहता था कि वो यकीन कर ले। वो 2 दिन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यही खतरा था जिसके बारे में सबने खबरदार किया था। वो खौफनाक हकीकत जो उसने खुद चुनी थी। ये सब मुहिम जुई जैसा क्यों लगता था? अब वो खुद को और उन सबको जिनसे वो मोहब्बत करती थी मरवा देगी। हमने तुम्हारे अक्सर साथी पकड़ लिए हैं। मरे हुए लोगों को बचाने के लिए अपनी जान देना बेवकूफ़ी है। क्या ये सच था? नहीं, अगर ये सच होता तो वो भी मर चुकी होती। जूलियट जर्वेस, उसने दोबारा कहा। वो आदमी इतनी जोर से पीछे हाथ से मारा कि कुर्सी एक तरफ उलट गई और जमीन पर जा गिरी। उसका सर पत्थर से टकराया और उसी मुम्हे उसने जूते की नोक से उसके पेट में लात मारी। दर्द ऐसा था जैसा उसने पहले कभी न महसूस किया। वो आदमी बोला, अब नाउ मैडमोजेल नाइटिंगेल का नाम बताओ। और इजाबेल अगर बताना भी चाहती तो बोल न सकती थी। उसने दोबारा लात मारी, इस बार पूरी ताकत से। होश आया तो दर्द भी साथ आया। हर चीज में तकलीफ थी। उसका सर, चेहरा, जिस्म। सर उठाने के लिए कोशिश दरकार थी, और हौसला भी। उसके पांव और कलाइयां अभी भी बंधे हुए थे। रस्सियों ने उसके जख्मी और खून आलूद जिल्द को चीर दिया था। चोट पर और कट लग गए थे। मैं कहाँ हूँ? अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था, लेकिन ये आम अंधेरा नहीं था, न किसी बुझे हुए कमरे का। ये कुछ और था, एक ऐसा घना और नाकाबिले तरफ ये सियाह अंधेरा था जो उसके चेहरे से टकरा रहा था। उसे महसूस हुआ कि एक दीवार उसके चेहरे से चंद इंच के फासले पर है। उसने पांव को हिलाने की कोशिश की, ये शायद सामने कुछ छू जाए। उसके टखने बंधे हुए थे। वो एक डब्बे में थी और वो ठिठुर रही थी। उसे अपनी सांस महसूस हो रही थी और वो जानती थी कि वो सांस नजर आ रही होगी।
उसके नथनों के बाल बर्फ की तरह जम चुके थे। उसका पूरा जिस्म जोर जोर से कांप रहा था, बेकाबू। वो दहशत से चीखी। उसकी चीख की आवाज गूंजी और फिर कहीं खो गई। सर्दी। इज़ाबेल लरसती हुई कराह रही थी। उसे अपनी सांसें दिखाई दे रही थी, जो उसके चेहरे के सामने धुन की शक्ल इख्तियार कर रही थी और होठों पर जमा देने वाली बर्फ बन रही थी। उसकी पलकें बर्फ में जम चुकी थी। सोचो, इज़ाबेल, हार नहीं माननी। उसने अपनी जगह थोड़ा सा जिस्म हिलाया, सर्दी और दर्द के खिलाफ मज़ाहमत की। वो बैठी हुई थी, अब भी कलाइयों और टखनों से बंधी हुई। बरहना। उसने आंखें बंद कर ली। उस ख्याल से घिन आई कि उसने उसे नंगा किया होगा, उसके बेहोश जिस्म को छुआ होगा। बदबूदार अंधेरे में उसे एक घूं-घूं करती आवाज का एहसास हुआ। पहले तो उसे लगा कि शायद उसका खून है, दर्द में धड़कता हुआ, या उसका दिल, जो जिंदा रहने के लिए बेचैन होकर धड़क रहा था। लेकिन नहीं, ये कोई मोटर थी, बिल्कुल करीब, मुसलसल चलती हुई। वो ये आवाज पहचानती थी, लेकिन ये थी क्या? वो दोबारा कांपी, अपनी उंगलियां और पांवों की उंगलियां हिलाने की कोशिश की ताकि बेहिसी को शिकस्त दे। पहले तो पैरों में दर्द होता था, फिर सनसनाहट, और अब कुछ भी नहीं। वो घबरा गई, खुद को आजाद कराने के लिए बेताब होकर जद्दोजहद करने लगी। अपने कैद खाने को उलटने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार गई। वो हाँफने लगी, हार गई। वो हिल नहीं सकती थी, सिवाय अपनी उंगलियों और पांव की उंगलियों के, जो इतनी सर्द हो चुकी थी कि साथ नहीं दे रही थी। ऐसे नहीं, खुदा के लिए, वो सर्दी से मर जाएगी या सांस बंद हो जाएगा। उसकी अपनी सांसों की आवाज गूंजकर वापस आ रही थी, जैसे इर्द गिर्द का माहौल उसकी हर सांस का अक्स बन चुका हो। वो रोने लगी और उसके आंसू जमकर गालों पर बर्फीले कतरे बन गए। उसके जहन में उन तमाम लोगों का ख्याल आया जिनसे वो मोहब्बत करती थी। वियैन, सोफी, गैता, उसका बाप। उसने उनसे रोजाना क्यों ना कहा कि वो उनसे मोहब्बत करती है? और अब वो मरने वाली थी, वियैन से एक लफ्ज कहे बगैर। वियैन। उसने बस यही सोचा, बस ये एक नाम। आधी दुआ, आधा पछतावा, आधा अलविदा। कस्बे के चौक में हर लैंपपोस्ट से एक लाश लटक रही थी। वियैन ठिठक कर रुक गई। उसे यकीन नहीं आया कि वो क्या देख रही है। सामने एक बूढ़ी औरत एक लाश के नीचे खड़ी थी। फजा में रस्सियों के खिंचने की चीख जैसी आवाजें गूंज रही थी। वियैन एहतियात से चौक में आगे बढ़ी, लैंपपोस्ट से दूर रहने की कोशिश करती हुई। नीले चेहरे वाले, सूजे हुए, मुर्दा जिस्म। यहाँ कम से कम 10 लाशें थी। फ्रांसीसी मर्द, वो पहचान सकती थी। लगता था ये माँ की जाड़ थे। जंगल के बेतरतीब गोरेला मुजाहिद। उन्होंने भूरे पैंट, काले बेरे और 3 रंगों वाले बाजूबंद पहन रखे थे। वियैन उस बूढ़ी औरत के पास गई, उसे कंधों से थामकर बोली, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। मेरा बेटा। औरत की आवाज कांप गई। वो यहाँ नहीं रह सकता। आइए, वियैन ने इस बार कम नरमी से कहा। उसने उसे चौक से बाहर निकाला। रूला ग्रांड के सड़क पर आकर औरत ने खुद को छुड़ाया और चुपचाप चल दी, रोते और बड़बड़ाते हुए। वियैन को रास्ते में मजीद 3 लाशें नजर आईं जब वो कसाई की दुकान की तरफ बढ़ रही थी। कारियो जैसे सांस रोके खड़ा था। पिछले कुछ महीनों में इत्तेहादी फौज ने कई बार यहाँ पर बमबारी की थी और शहर की कई बिल्डिंगें मलबे का ढेर बन चुकी थी। हमेशा कुछ न कुछ गिरता रहता था या बिखरता। फजा में मौत की बू थी और कस्बा खामोश था। हर साए में, हर मोड़ पर खतरा छिपा था। कसाई की दुकान के कतार में खड़े थे वियैन ने औरतों की धीमी आवाजें सुनी। बदला। टूल में तो हालात बदतर हैं। तुम्हें ओरादूर्स और ग्लेन के बारे में पता है? इन सब के बावजूद वियैन को नई अफवाहों पर यकीन नहीं आ रहा था। कल सुबह नाजी फौज ओरादूर्स और ग्लेन नाम के गांव में दाखिल हुई, कारियों से ज्यादा दूर नहीं, और बंदूक की नोक पर सब कुछ चर्च में बंद कर दिया, बज़ाहिर उनके कागजात चेक करने के लिए। मर्द, औरतें, बच्चे, नाजियों ने सबको गोलियां मार दी, फिर दरवाजे बंद कर दिए, ताला लगा दिया और चर्च को आग लगा दी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। ये सच है। ऐसा हो ही नहीं सकता, वियैन ने कहा। मेरी डैडी ने एक हामिला औरत को पेट में गोली लगते देखा। उसने खुद देखा? वियैन ने पूछा। बूढ़ी औरत ने सर हिलाया। डैडी घंटों तक एक खरगोश के पिंजरे के पीछे छुपी रही। उसने शहर को आग की लपेट में देखा। वो कहती है कि वो चीखें कभी नहीं भूलेगी। सब मरे नहीं थे जब आग लगाई गई थी।
ये सब कुछ एक स्टॉर्म बानफी के बदले में किया गया था, जिसे माकी के लोगों ने पकड़ लिया था। क्या यही सब कुछ यहाँ भी होने वाला है? अगली बार जब जंग का पांसा उल्टा तो गेस्टापो या एसएस के लोग कारियो के बाशिंदों को पकड़कर टाउन हॉल में बंद कर देंगे और गोलियां बरसा देंगे। वियान ने राशन कार्ड के बदले में मिला हुआ तेल का छोटा सा टिन उठाया और दुकान से बाहर निकली और अपने चेहरे को छुपाने के लिए हुड ऊपर कर लिया। अचानक किसी ने उसका बाजू पकड़ा और जोर से बाईं जानिब खींचा। वो लड़खड़ाई, पांव फिसले और वो गिरते गिरते बची। उस शख्स ने उसे एक अंधेरी गली में घसीटा और फिर खुद को जाहिर किया। पापा, वियान ने कहा। उसकी हालत देखकर वो इतनी हैरान हुई कि कुछ और न बोल सकी। उसने देखा कि जंग ने उसे किस तरह बदल दिया है। माथे पर गहरी लकीरें थीं, थकी हुई आंखों के नीचे सूजे हुए गुब्बारे जैसे थैले, जिल्द बेरंग हो चुकी थी और बाल सफेद। वो बहुत ज्यादा दुबला हो चुका था। चेहरे पर झुर्रियां और उम्र के धब्बे नुमाया थे। उसे देखकर वियान को पहली जंग अजीम के बाद उसकी वापसी याद आ गई, जब वो ऐसे ही बर्बाद लग रहा था। क्या कहीं ऐसी जगह है जहां हम आराम से बात कर सके? उसने कहा। मैं तुम्हारे जर्मन से नहीं मिलना चाहता। वो मेरा जर्मन नहीं है, लेकिन हाँ, वियान ने थोड़ा नर्म होकर कहा, मेरे घर के साथ जो मकान है वो खाली है, मशरिक की तरफ। जर्मनों को वो इतना छोटा लगा कि वो छोड़ गए। हम वहां मिल सकते हैं 20 मिनट में, उसने कहा। वियान ने हुड दोबारा सर पे चढ़ाया और गली से निकल आई। जब वो कीचड़ से भरे रास्ते पर वापस चलने लगी तो उसके दिल में सवाल उठे कि उसका बाप यहाँ क्यों आया है। उसे बस इतना पता था कि शायद इजाबेल पेरिस में उसी के साथ रह रही है, लेकिन ये भी सिर्फ अंदाजा ही था। हो सकता है दोनों अलग अलग जिंदगी गुजार रहे हों। उसे इजाबेल से उस रात के बाद कोई खबर नहीं मिली थी। हालांकि हेनरी ने बताया था कि वो खैरियत से है। वो एयरफील्ड के पास से तेज कदमों में गुजरी, जहां हालिया बमबारी के निशानात अब भी मौजूद थे। तबाहशुदा जहाज अभी तक धुआं दे रहे थे। रीचल के दरवाजे के पास उसने सड़क के दोनों तरफ नजर डाली। कोई पीछे नहीं आया था, न ही कोई नजर रखे हुए था। वो आहिस्ता से अहाते में दाखिल हुई और पुराने खाली मकान की तरफ बढ़ी। सामने का दरवाजा पहले ही टूट चुका था और एक तरफ को झुका हुआ था। वियान अंदर चली गई। घर के अंदर अंधेरा और गर्द से भरा हुआ था। ज्यादातर फर्नीचर चोरी या छीन लिया गया था। दीवारों पर तस्वीरों के खाली निशान सियाह धब्बे छोड़ गए थे। सिर्फ एक पुराना सोफा रह गया था, जिसके कुशन गंदे और एक टांग टूटी हुई थी। वियान बैठ गई। बेचैनी से पैर हिल रहा था। वो अपनी नाखून चबाने लगी, जैसे सुकून तलाश कर रही हो। फिर उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की के पास जाकर ब्लैकआउट पर्दा हटाया। उसका बाप दरवाजे पर था, मगर वो बाप नहीं लग रहा था, ये झुका हुआ बूढ़ा आदमी। वियान ने उसे अंदर आने दिया। जब उसने वियान की तरफ देखा तो चेहरे की लकीरें और गहरी लगने लगी। उसकी जिल्द ऐसे थी जैसे मोम की बनी हो जो पिघल रही हो। उसने अपने सफेद बालों में हाथ फेरा और वो बाल ऊपर को खड़े हो गए, जैसे बिजली लग गई हो। वो आहिस्ता आहिस्ता हल्की सी लंगड़ाहट के साथ उसकी तरफ आया। वियान को अपने बचपन के दिन याद आ गए। वही अंदाज, वही बेतरतीब चाल। माँ की आवाज गूंजी, वियान, उसे माफ कर दो। वो अब खुद नहीं रहा। वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा। ये काम अब हमारा है। वियान, उसने आहिस्ता से उसका नाम पुकारा। आवाज में एक पुराना सा लम्स था। फिर एक लम्हे को वो उसी बाप की याद में खो गई जो कभी था। एक पुराना, बहुत पुराना ख्याल। बरसों से उसने इस ख्याल को दिल के किसी कोने में दफन कर दिया था, लेकिन अब वो याद लौट आई थी। ये ख्याल उसे डरा रहा था। उसने दिल दुखाया था, बार बार। पापा, वो सोफे की तरफ गया और बैठ गया। कुशन उसके हल्के वजन से दब गए। मैं तुम दोनों बेटियों का बहुत बुरा बाप था। ये बात इतनी सच थी और इतनी गैर मुतवक्का कि वियान कुछ बोल न पाई। वो आह भरा। अब ये सब ठीक करने में बहुत देर हो चुकी है। वियान उसके साथ सोफे पर बैठ गई। कभी भी देर नहीं होती, उसने आहिस्तगी से कहा। लेकिन क्या ये सच था? क्या वो उसे माफ कर सकती थी? वो उसकी तरफ मुड़ा। मेरे पास कहने को बहुत कुछ है और वक्त बिल्कुल नहीं। यहीं रुक जाएं, वियान ने कहा। मैं आपकी देखभाल करूंगी। और इजाबेल को गिरफ्तार कर लिया गया है और दुश्मन की मदद करने के इल्जाम में उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है। वो गायर में कैद है। वियान ने गहरा सांस लिया। उसके दिल में पछतावा और शर्मिंदगी एक साथ जाग उठे। आखिरी बार उसने बहन से क्या कहा था? वापस मत आना। हम क्या कर सकते हैं? हम? उसने दोहराया। ये बहुत प्यारा सवाल है, लेकिन ये पूछने वाला सवाल नहीं। तुम कुछ भी नहीं करोगी। तुम करिया में ही रहो जैसा कि अब तक रही हो। किसी मुश्किल में न पड़ो और अपनी नवासी की हिफाजत करो। अपने शौहर की वापसी का इंतजार करो। वियान का दिल चाहा कि वो कहे,
मैं अब पहले जैसी नहीं रही पापा। मैं यहूदी बच्चों को छुपा रही हूँ। वो चाहती थी कि वो उसे खुद की नजरों में देखे, सिर्फ एक बार ही सही, फक्र से। बस कह दो, बता दो। मगर कैसे बताती? वो बहुत बूढ़ा लग रहा था, टूटा हुआ, खोया हुआ। उसमें उस शख्स की झलक बमुश्किल बाकी थी। वो ये नहीं जानना चाहता था कि वियाने भी अपनी जान खतरे में डाल रही है। वो ये बोझ नहीं उठा सकता था कि उसकी दोनों बेटियां खतरे में हैं। उसे यही सोचने देना बेहतर था कि वियाने महफूज है। बुज़दिल, इज़ाबेल को तुम्हारी जरूरत होगी जब ये सब खत्म हो जाएगा। उसे ये बताना कि उसने सही काम किया। वो एक दिन इस बारे में सोचेगी, पछताएगी कि उसे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था, तुम्हारी हिफाजत करनी चाहिए थी। उसे याद आएगा कि वो तुम्हें नाजी के साथ छोड़कर चली गई थी और तुम दोनों की जान खतरे में डाल दी थी, और वो अपने फैसले पर तड़पेगी। व्याने ने महसूस किया कि ये सब बातें वो इज़ाबेल के पर्दे में खुद अपनी कहानी सुना रहा था। वो कहना चाह रहा था कि उसने पहली जंग अजीम में फौज में शामिल होने के फैसले पर पछतावा किया कि वो जानता था इस जंग ने उसे बदल दिया था और इस दर्द ने उसे अपनी बीवी और बच्चों से दूर कर दिया था। उसे अफसोस था कि उसने उन्हें छोड़कर बरसों के लिए मैडम डोमास के हवाले कर दिया। क्या ही भारी बोझ होता है ऐसा फैसला। पहली बार व्याने ने अपने बचपन को एक बालिग नजर से देखा, उस दानाई से जो उसे इस जंग ने दी थी। उसका बाप टूट चुका था, ये वो हमेशा जानती थी। उसकी माँ भी बार बार कहती थी, लेकिन अब वो समझ गई थी। ये जंग उसको तोड़ चुकी थी। तुम लड़कियां उस नस्ल का हिस्सा बनोगी जो बाकी बचेगी, जो याद रखेगी, उसने कहा। यादें भुलाना आसान नहीं होगा। तुम्हें एक दूसरे के साथ रहना होगा। इज़ाबेल को ये महसूस कराना कि वो प्यारी है। बदकिस्मती से ये एक काम में कभी न कर सका। अब बहुत देर हो चुकी है। आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे अलविदा कह रहे हों। व्यारे ने उसकी आंखों में वो उदासी और तन्हाई देखी और वो समझ गई कि वो यहाँ क्यों आया है, क्या कहना चाहता है। वो इज़ाबेल के लिए अपनी जान कुर्बान करने जा रहा था। वो नहीं जानती थी कैसे, मगर जानती थी कि यही सच है। वो अपनी पिछली कोताहियों का कफारा देना चाहता था। पापा आप क्या करने जा रहे हैं? उसने उसके गाल पर हाथ रखा। वो हाथ गर्म था, मजबूत और बाप की सी तसल्ली वाला। व्याने ने कभी एतराफ नहीं किया था, मगर अब उसे अंदाजा हुआ कि वो उसे कितना याद करती थी। और अब जब उसे एक नई उम्मीद नजर आई, एक नई शुरुआत, वो टूटकर बिखर गई। अगर तुम्हें सोफी को बचाना होता तो तुम क्या करती? सब कुछ। व्याने ने उस शख्स को देखा जो जंग से पहले उसे किताबों से मोहब्बत करना सिखाता था, तहरीर से लगाव और गुरूबे आफताब को महसूस करना। वो इंसान उसे मुद्दतों बाद याद आया। मुझे जाना होगा, उसने कहा और एक लिफाफा उसे पकड़ाया। उस पर लिखा था इज़ाबेल और व्याने, लरजते हाथों से लिखा गया। ये दोनों मिलकर पढ़ना। वो उठा और जाने के लिए मुड़ गया। व्याने अभी उसे खोना नहीं चाहती थी। उसने उसे थामना चाहा और उसकी आस्तीन का एक टुकड़ा उसके हाथ में रह गया। वो नीचे देखने लगी। भूरे और सफेद चेकदार कपड़े का एक टुकड़ा उसकी हथेली में पड़ा था, वैसा ही कपड़ा जैसा उसने अपने दरख्त पर बांध रखा था, खोए और बिछड़ने वालों की याद में। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ पापा, उसने धीरे से कहा। उसे अंदाजा हुआ कि ये सच था। हमेशा से मोहब्बत ने शक्ल बदली, बिछड़ने में ढली, लेकिन कहीं न कहीं उसका एक कोना बाकी रहा। एक बेटी की अपने पापा से मोहब्बत, अटल, नाकाबिले बर्दाश्त, मगर नाकाबिले शिकस्त। तुम कैसे कर सकती हो? उसने सख्ती से निगला, देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। मैं कैसे न करूं? उसने उसे आखिरी बार देखा, दोनों गालों पर एक एक बोसा दिया, फिर पीछे हट गया। इतनी हल्की आवाज में कहा कि वो मुश्किल सुन सकी, मैं तुमसे मोहब्बत करता था, और वो चला गया। व्याने उसे जाते देखती रही। जब वो नजर से ओझल हो गया, वो वापस घर आई। वहां वो एप्पल के दरख्त के नीचे रुकी, जो टुकड़ों से भरा हुआ था। कई बरसों से व्याने दरख्त की शाखाओं पर कपड़ों के छोटे टुकड़े बांध रही थी, जो यादगारों की समालत थीं। वक्त के साथ वो दरख्त सूख चुका था, जैसे उसकी जिंदगी और उसका शहर। बाकी एप्पल दरख्त सेहतमंद थे, मगर ये यादों का दरख्त तबाहशुदा कस्बे की तरह तारीक और बिगड़ा हुआ था। व्याने ने राहिल के कपड़े के करीब एक भूरा चेकदार टुकड़ा बांधा और फिर घर के अंदर चली गई। घर में आग जल रही थी, फिजा गर्म थी, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अंदर वॉन रिश्टर मौजूद था, जिसका वहां उस वक्त होना गैर मुतवक्के था। उसने बच्चों से मिलने का बताया और खासतौर पर बेटे के बारे में सवाल उठाया, जो व्याने का हकीकी बेटा न था। वो शक में था,
और वियाने पर दबाव डालने लगा कि वो सच बोले। वियाने ने हिम्मत से काम लेते हुए एक झूठी मगर हिफाजती कहानी घड़ी ताकि डेनियल को बचाया जा सके। वो जानती थी कि अगर सच सामने आ गया तो न सिर्फ डेनियल को बर्दर्द किया जाएगा बल्कि खुद उसके और उसकी बेटी के लिए भी खतरा पैदा हो जाएगा। अफसोस कि वॉन रिश्टर ने वियाने की कमजोरी का फायदा उठाया और उसे जिस्मानी और जज्बाती अजियत दी। वियाने, जो एक माँ थी, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए खामोशी से ये सब कुछ सहती रही। उसने न चीखा न रोया, बस बर्दाश्त किया ताकि डेनियल को अपने साथ रख सके। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।